योजना में सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का। यहाँ पर कक्षा में फिल करेंगे 7th और यहाँ दिनांक यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था। विषय में लिखेंगे सामाजिक अध्ययन और यहाँ पर कालांश फिल करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रकरण, जिसमें लिखेंगे न है पृथ्वी की स्थलाकृतियां फर्स्ट और समयावधि में लिखेंगे 30 मिनट। अगर आपकी समयावधि अलग है तो आप उस हिसाब से फिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। अब दोस्तों क्या करना है, हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें यहाँ पर लिखना है शिक्षण उद्देश्य और इस तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पृथ्वी की स्थलाकृतियों के रूप में पर्वत, पठार व मैदान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की स्थलाकृतियों के रूप में पर्वत, पठार व मैदान का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य में दूसरा पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की स्थलाकृतियों के रूप में पर्वत, पठार और मैदान को स्पष्ट कर सकेंगे। और इसी में सेकंड पॉइंट विद्यार्थी पर्वत, पठार और मैदान की तुलना कर सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की स्थलाकृतियों के रूप में पठार, पर्वत, पठार और मैदान के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की स्थलाकृतियों के रूप में पर्वत, पठार और मैदान के चित्र, चार्ट बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर यहाँ पर है पांचवा पॉइंट जिसमें लिखेंगे अभिरुचि। इसमें लिखना है विद्यार्थी पृथ्वी की स्थलाकृतियों, पर्वत, पठार और मैदान के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। और यहाँ पर इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की स्थलाकृतियों, पर्वत, पठार और मैदान से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। और 6 पॉइंट है अभिवर्ती। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में पृथ्वी की स्थलाकृतियों, पर्वत, पठार और मैदान के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर ये सहायक सामग्री। इसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। और पूर्व विज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की स्थलाकृतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमें एक टेबल ड्रॉ करके इस तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखना है पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है। तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे जैव मंडल। सेकंड क्वेश्चन है जैव मंडल के कितने भाग हैं। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे 3। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इन तीनों भागों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल। चौथा क्वेश्चन है स्थल मंडल पर पाई जाने वाली आकृतियां क्या कहलाती है। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे स्थलाकृतियां। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपस्थित स्थलाकृतियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम पृथ्वी की स्थलाकृतियों के रूप में पर्वत, पठार व मैदान का अध्ययन करेंगे। और अब है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमें एक टेबल ड्रॉ करके लिखना है यहाँ पर सेक्शन बिंदु या फिर अध्यापन बिंदु। यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं, यहाँ पर विधि प्रविधि और यहाँ पर श्यामपट्ट सार। सेक्शन बिंदु में पहला पॉइंट लिखेंगे पर्वत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन भारत के उत्तर में क्या स्थित है। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे हिमालय पर्वत, हिमालय। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हिमालय क्या है। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे पर्वत श्रृंखला। और तीसरा क्वेश्चन है पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और यहाँ पर विधि परिधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर आप छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। इसमें लिखना है ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचे एवं सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं उन्हें पर्वत कहा जाता है। ये नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ संकरे और नुकीले होते हैं। ऊपर के नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो इन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। पर्वतों की जलवायु आसपास के सैकड़ों क्षेत्रों से ठंडी होती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है।
और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर पर्वत श्रृंखला से संबंधित चित्रण भी किया गया है। और विधि प्रविधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर शापड़ सार में लिखेंगे पहला पॉइंट जिसमें लिखना है स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर ऊंचे व सैकड़ों किलोमीटर लंबे हो पर्वत कहलाते हैं। और इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। और सेकंड क्वेश्चन है पर्वतों की जलवायु आसपास के क्षेत्रों से कैसी होती है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे यहाँ पर ठंडी। और विधि प्रविधि में लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन बिंदु है पठार जिसमें लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न का पहला क्वेश्चन नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे उठे हुए भूभाग को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे पर्वत। और सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे पर्वतों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो विद्यार्थी क्रिया में यहाँ पर लिखेंगे 600 मीटर। और तीसरा क्वेश्चन है पर्वतों से सब कम ऊंचे उठे हुए भूभाग क्या कहलाते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब है छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। इनका उपयोग अधिकांशतः चारागाहों के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं जहां संभव हो वहां निचले पठारों पर कृषि भी की जाती है। भारत में दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक होते हैं जैसे लोहा कोयला आदि। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में लिखना है व्याख्यान विधि। और यहाँ पर शापड़ सार में पहला पॉइंट लिखेंगे कम ढाल वाले ऊपर से समतल तथा मैदान से ऊंचे भूभाग पठार कहलाते हैं। और इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे भारत में दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर पठार उदाहरण हैं। और बहुत प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन निचले पठारों पर क्या की जाती है, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कृषि। और सेकंड क्वेश्चन है पठारों में किसके भंडार अधिक होते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे खनिजों के। और विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब है तीसरा शिक्षण बिंदु जिसमें लिखेंगे मैदान। और विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन अधिकांशतः लोग किस प्रकार के भूभाग पर रहते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे मैदानों में। और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे मैदानी भाग किस कार्य के लिए उपयुक्त है, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखना है कृषि के लिए। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कृषि के लिए मैदानी भाग क्यों श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर लिखना है निरुत्तर। और विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब है छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है। इसी कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ अधिक मात्रा में होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान होता है और सड़क अथवा रेल मार्ग बनाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ लोग अधिक बसते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, तटीय मैदान और आंतरिक मैदान। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और शापड़ सार में शापड़ चिपका करके उस पर पहला पॉइंट लिखेंगे सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। और इसी में सेकंड पॉइंट कृषि यातायात तथा अन्य दृष्टि से सुविधाजनक होने के कारण यहाँ लोग अधिक निवास करते हैं। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन भारत में मैदान का एक उदाहरण बताइए, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान। और सेकंड क्वेश्चन है मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे बहुत अधिक। और विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर लेसन के अंत में हमें मूल्यांकन प्रश्न तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ऑप्शंस में लिखेंगे 5415 मीटर, 6446 मीटर, 7749 मीटर और 8848 मीटर।
फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, आसपास से कुछ ऊपर उठे चौड़े भूभाग कहलाते हैं पर्वत या फिर पठार। और सेकंड क्वेश्चन है, मैदानों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, सत्य या फिर असत्य। और चौथा क्वेश्चन है, पर्वतों का मौसम कैसा होता है। और पांचवा क्वेश्चन है, मैदानों में जनसंख्या का घनत्व अधिक क्यों होता है। और यहाँ पर गृह कार्य में लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है, पर्वत और पठार में क्या अंतर है। और सेकंड क्वेश्चन है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। फिर यहाँ पर अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन प्लान थर्ड।